तो बात स्टार्ट करते हैं हम लोग, और स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बढ़िया वीडियो के साथ। तो कुमार साहब, इतने कम समय में आप एक रियल एस्टेट फिनोमिना हैं महाराष्ट्र में, तो सर ये कैसे किया? अजय जी, जैसा आप जानते हैं कि मैं नागपुर को बिलोंग करता हूँ। मैं पुणे में आईटी में जॉब कर रहा था। फिर मैंने आपसे सीखा और सीख के वीकेंड्स को यूज़ करना शुरू किया, और वीकेंड्स में काम करते करते पिछले 6 महीने में 21 लाख रुपये बना चुके हैं। बहुत ही फिनोमिनल जर्नी है। तो कुमार जी, 19 ईयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस। तो जब ये वीडियो मैंने इनका देखा तो थोड़ा सा अजीब सा लगा कि आईटी प्रोफेशन है, 19 साल का एक्सपीरियंस है, और 21 लाख रुपए का इनकम, वो भी सिर्फ 6 महीने में। और एक गौर करने वाली बात थी इस वीडियो में कि इन्होंने सिर्फ वीकेंड में काम किया है, सैटरडे एंड संडे, राइट कुमार जी? ऐसा ही इस वीडियो में। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मैं जानना चाहती थी कि आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है 19 साल का, तो रियल एस्टेट ही क्यों? वाई रियल एस्टेट? आप और भी कुछ चीजें कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सुप्रिया जी, आप मुझे बताएं कि रियल एस्टेट से पहले एसेट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जानती हूँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, बट जहां तक मुझे पता है कि दो टाइप के एसेट्स होते हैं। एक होता है अप्रिशिएटिंग एंड दूसरा होता है डेप्रिशिएटिंग। जैसे मान लो, अगर हम लोग कहते हैं कि हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो वो हमारे लिए असेट्स है या लाइबिलिटीज है, वो हमें चेक करना चाहिए। तो हम लोग कभी कार ले लेते हैं, कभी शेयर या म्यूचुअल फंड्स ले लेते हैं, या फिर इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, कभी कुछ गोल्ड ले लेते हैं, चलो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, या फिर घर ले लेते हैं, मतलब जिसे हम रियल एस्टेट कहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से इन्हीं सारी चीजों को असेट्स कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने कि एसेट्स या तो अप्रिशिएटिंग हो सकते हैं या तो या फिर डिप्रिशिएटिंग हो डिप्रेशन। सकते हैं। और कई लोग अलग अलग टाइप के एसेट्स, जिसमें से आपने कुछ एग्जांपल बताया कि भाई कार हो सकता है, या इंश्योरेंस, या ज्वेलरी भी लोगों को लगता है, या रियल एस्टेट भी एक एसेट है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अधिकतर लोग अपनी जिंदगी में एसेट्स बनाना चाहते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग बनाना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम लोगों को पता ही नहीं होता है हम जो चीज ले रहे हैं उसमें हमें अप्रिशिएट मिलने वाला है वो, या हमारा डेप्रिशिएट असेट्स है। मतलब काफी कंफ्यूजन होता है, और इस चक्कर में शायद हम लोग बहुत सारी गलत गलत चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन मेन क्या है वही मैं जानना चाहती हूँ। और जब आपने रियल एस्टेट का एग्जाम्पल दिया तो मैं जानना चाहती हूँ कि रियल एस्टेट किस तरीके से हमारे लिए काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको, क्या आप जानते हो कि दुनिया में 60% से ज्यादा लोगों का जो एसेट्स है वो रियल एस्टेट में है? नहीं। जैसे आपने सुना होगा, अगर आप जानते हो, एक बहुत ही फेमस ऑथर है, और ऑथर के साथ में बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, रॉबर्ट कियोसाकी। और उनके बारे में कहते हैं कि उनके 7,000 से ज्यादा अपार्टमेंट्स है ग्लोबली। हाँ, वो किसी बुक में पढ़ा था कि वो अपनी गाड़ी में ही रहते थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। और वहां से आज उनके पास 7,000 अपार्टमेंट्स है। उसके अलावा आप किसी भी बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान को जब आप देखोगे ना, तो उनके पास बहुत सारे एसेट्स रियल एस्टेट के फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये एक रियल एसेट है। ओके। ओके। कुछ और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, है ना। जैसे 11% ऑफ जीडीपी जो है इंडिया की, वो रियल एस्टेट पे है। ओके। क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चर के बाद में ये सबसे बड़ा एक इंडस्ट्री हो गया है, जिसके इतना ज्यादा जीडीपी है ना। और कितने सारे सेक्टर्स हैं जो केवल रियल एस्टेट पे डिपेंड करते हैं। अब आप मान लो कि पेंट इंडस्ट्री की मैं बात करूं, तो पेंट सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है? घरों में, या जहाँ रियल एस्टेट बन रहा है। अच्छा, सीमेंट कहाँ यूज होगा सबसे ज्यादा? घर। अच्छा, स्टील कहाँ ज्यादा यूज होगा? घर पे। मैं बोलता हूँ फर्नीचर कहाँ यूज होगा? घर पे। तो ऐसे कितने सारे चीजें हैं, कैसे हम बात कर सकते हैं। इतने सारे सेक्टर्स है जो केवल रियल एस्टेट है ना, उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर रियल एस्टेट ना हो तो वो सेक्टर्स का क्या होगा? वी डोंट नो। मतलब सही कह रहे हैं। अभी जब आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, तो जब टाटा बिरला, रिलायंस, ये लोग भी आजकल दिख रहे हैं कि काफी ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और रियल एस्टेट में आ रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
और साथ में अब क्या हुआ है कि जैसे आपको पता है कि कई साल पहले है ना, स्टॉक मार्केट को लेके भी बहुत सारे घोटाले हो गए थे, हाँ, क्योंकि कोई रेगुलेशंस नहीं थे। तो एक बहुत ही अच्छा रेगुलेशन आ गया है, रेरा। ओके, तो रेरा आने रेरा से, क्या? रेरा एक रेगुलेशन है जैसे हम लोग जानते हैं। तो रेगुलेशंस मतलब क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से नॉर्म्स है कि किस तरीके से आप यहाँ पे काम करोगे। ये ना केवल डेवलपर के लिए, जो लोग इसमें काम करते हैं उनके लिए भी रहता है। तो डेवलपर को होता है कि उसको टाइम पे चीजें देनी है, जो बोला है वो उसको देना पड़ेगा। पहले कैसा होता था, जब मैंने पहला घर लिया था तो हमें बहुत ही रोजेस अपने दिखाए गए थे कि जब आप घर लोगे तो घर लेने के बाद में यहाँ पे पूरे गार्डन होंगे, इधर पूरा पेड़ लगा रहेगा, और यहाँ से नदी जाएगी। और जब हमने पोजीशन लिया तो वहां पे नाला था। नाले की स्मेल आती थी। और ऐसे कितने सारे चीजें है ना। जैसे हम जानते हैं कि एक डोंबिवली में बहुत बड़ा अच्छा सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को बताया गया कि आपके घर दो बिल्डिंग के बीच से नदी नदी जाएगी। तो हाँ, बाढ़ आ गई। कई बार बाढ़ आई और उन लोग को सच में मतलब बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े। हम कई ऐसे प्रोजेक्ट्स में जानते हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे लगाए और पैसे लगा के ही है ना, उनको डिलीवरी ही नहीं मिली, तो लोगों के पैसे तो फंस गए। तो रेरा आने से क्या हुआ कि चीजों कस्टमर फ्रेंडली हो गया। और डेवलपर को भी क्या होता था, पहले जो बिल्डर या डेवलपर था ये पैसे ले लेता था और कहीं और दूसरी जगह और अपना बिजनेस बड़ा करने के लिए कहीं और पैसा लगा देता था। तो अब उसके पास लायबिलिटी ये हो गई है कि उसको उसी प्रोजेक्ट पे पैसे को भी लगाना पड़ता है, तो पूरा अकाउंटिंग उसको देना पड़ता है। तो रेरा आने से बेनिफिट ये हो गया कि रियल एस्टेट अब रेगुलेटेड हो गया है। अब ऐसे ही कोई भी कुछ भी कहीं पे भी नहीं कर सकता है। अच्छा, चलो ये तो सारी चीजें समझ गई, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि और क्या, मतलब क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं हमें इससे। मतलब कहते हैं ना, कुछ प्राउड पॉइंट्स होने चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं हम देखते हैं कि इससे मुझे मिलेगा क्या। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे बिजनेसेस किए हैं, और मुझे आज तक वो ऐसा रियल पैसा नहीं मिला जो मैं चाहती हूँ। लेकिन शायद आपका, जब मैंने ये सारी चीजें देखी, थोड़ा सा सर्च भी किया, तो मुझे लगा कि यस, अगर रियल पैसा बनाना है, तो शायद रियल एस्टेट से ही मैं बना पाऊंगी। तो मैं जानना चाहती हूँ कि और क्या इसमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं मुझे, क्यों? बिल्कुल बिल्कुल। तो रियल एस्टेट क्यों? तो पहली चीज देखिए, ये एक ऐसा एसेट है जो हमेशा बढ़ता रहता है। क्या आपने कभी सुना कि गवर्नमेंट ने बोला गोल्ड का प्राइस अब इतना रहेगा इस साल? अच्छा, कार का ऐसा हो जाएगा? नहीं। नहीं ना। लेकिन देखिए, आप देखोगे तो एक रेडी रेकनर प्राइस आता है या सर्कल रेट आता है जो गवर्नमेंट हर साल है ना बढ़ा देती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी इसको अप्रिशिएट करती है, बढ़ाती रहती है। दूसरा, पॉपुलेशन तो बढ़ते जा रही है, लेकिन क्या आपने सोचा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जमीन भी अपने आप बढ़ती जा रही होगी? ऐसा कुछ होता है? नहीं। तो मतलब जमीन उतनी ही है, लेकिन लोगों की पॉपुलेशन जब बढ़ती जा रही है तो ये तो एसेट क्रंच हो रहा है ना। ये जगह जगह तो उतनी रहने वाली है, लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए आज हम देख रहे हैं कि पहले जो इंडिविजुअल घर होते थे आज उसके जगह पे है ना फ्लैट्स बन रहे हैं, क्योंकि जमीन लिमिटेड है। और देखिए, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड है आजकल। सबको लगता है कि भाई अपनी शादी हो गई ना तो अपना अपना खुद घर का चाहिए। घर बना के, सही बात है सही ना। है। लोगों को लगता है ना हमारा, हम दो, हमारे दो हम ही दो, होने चाहिए। हमारे दो तो बाद में, लेकिन हम दो ही हमारे घर पे क्यों नहीं है ना। आजकल प्राइवेसी चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड हो चुका है। उसके अलावा देखिए आप, लग्जरी है ना, मतलब लोग चाहते हैं कि हम हमारे बड़े घरों में रहे, है ना। 2 BHK की जगह हम एक 4 BHK में रहे, हमारा बंगलो हो। तो जब लोगों के पास ऐसा कुछ होता है तो लोग लग्जरी के लिए रियल एस्टेट में करते हैं। अच्छा, जैसे ही लोगों की इनकम बढ़ती है, मान लो कि आज कोई 50,000 कमा रहा है और वो 1 लाख रुपए कमाना शुरू कर देगा, तो आपको लगता है कि वो घर बड़ा करेगा अपना? हाँ, क्योंकि उसका पैसा बढ़ेगा तो अपने आप घर बढ़ेगा। बिल्कुल, है ना। दूसरा, आज लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, क्योंकि हस्बैंड वाइफ जैसे न्यूक्लियर फैमिली की हमने बात की, दोनों जॉब कर रहे हैं, घर में हर कोई जॉब कर रहा है। तो लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ चुकी है, लोग खर्च कर रहे हैं। लोग आजकल बहुत अलग अलग माध्यम से खर्च करते हैं। पहले जो ट्रेंड होता था, कुछ सालों पहले का होता था, 20-30 साल पहले, कि पैसे को जमा करके रखना है। लेकिन अब क्या हो गया है ना कि
लोग सोचते हैं कि अपने को है ना पैसा खर्च करना चाहिए, कहीं तो इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, प्रमोशंस, अब ये प्रमोशंस क्यों लिखा हुआ है मैं बोलूं, तो प्रमोशन का मतलब है कि आज एक बंदा मान लेते हैं कि एक नौकरी कर रहा है और एक मिड एग्जीक्यूटिव लेवल पे है। ठीक है। और 3-4 साल में वो है ना वहां पे एक मैनेजरियल रोल पे चला जाता है, मान लेते हैं जीएम हो जाता है। आपको लगता है कि वो उसी 1 BHK में रहेगा? नहीं, नहीं। क्यों? पैसा बढ़ेगा तो इसलिए लगेगा कि अब तो मैं जीएम हो गया तो मुझे बड़ा घर लेना चाहिए, फिर बंगलो लेना चाहिए। बिल्कुल। तो उसका उसको लगता है ना कि भाई अब मेरे को बड़ा घर लेना चाहिए, मैं बड़े इसमें रहूं। हाँ। और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको इजिली चुरा के नहीं लेके जा सकते हो। हम्म, रातों रात आपने सुना होगा सोना चोरी हो सकता है ना? हाँ, कोई बहुत ऐसे नहीं बोलेगा मेरे घर से। ऐसा नहीं होगा ना रातों रात, भाई मेरा घर कहाँ गया? और मनी पार्किंग, मतलब अभी अगर आपको बहुत पैसा आ गया आपके पास है ना 2-3 करोड़ रुपए है, तो आप उसका गोल्ड ला के घर में रखोगे? आप कैश नहीं। रखोगे? तो आप क्या करोगे? आप बहुत सारे लोग पैसों को पार्क करने के लिए रियल एस्टेट में डाल के रखते हैं, क्योंकि उस अगर आप गोल्ड लेते हो तो आपको उसको सिक्योर करने के लिए फिर दूसरे कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे, है ना? हो सकता है बैंक में रखोगे, क्योंकि अब तो घरों में दीवारों के अंदर नहीं डाल के रखा जा सकता। है ना? तो अब क्या करना पड़ेगा हमें मनी पार्क करने के लिए भी, है ना? लोगों को जरूरत होती है कि रियल एस्टेट में पैसा रखते हैं। ये ठीक है, लेकिन मैं वही आपसे पूछ रही हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या है, मतलब मुझे क्या मिलेगा अगर मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं रियल एस्टेट कर लेती हूँ, तो मुझे उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? ठीक है। अब रियल एस्टेट एज अ बिजनेस अगर हम बात करें, तो रियल एस्टेट जो बिजनेस है ना, ये हमेशा चलने वाला है। जैसे हम बात करते हैं ना कि रोटी कपड़ा और मकान, तो ये एक बेसिक नीड है ना। जैसे हमको रोटी की हमेशा जरूरत है, कपड़े की हमेशा जरूरत है, तो हमारे को मकान की भी हमेशा जरूरत है। और रोटी कपड़ा मिलेगा कहाँ पे? किसी दुकान में ही तो मिलेगा। तो वहां पे भी जरूरत है। और रोटी उगाने के लिए जमीन की भी तो जरूरत होगी ना, तो भी तो रियल एस्टेट है। तो ये हमेशा चलने वाला है, हमेशा। दूसरा है कि ये हमेशा डिमांड में रहने वाला है। ऐसा तो कभी होगा नहीं क्योंकि इसकी डिमांड नहीं है, अब हमको नहीं नहीं अब हम लोग घरों में नहीं रहेंगे, अब हम पहाड़ में जाके गुफा बनाएंगे, आज तो हम ये नहीं कर सकते। तो ये हमेशा डिमांड में रहने वाला है। ठीक है। आप इतने सारे एसेट्स की आपने बात किया, आप म्यूचुअल फंड बात कर रहे थे, इंश्योरेंस बात कर रहे थे, शेयर्स बात कर रहे थे, मुझे आप ऐसा कोई एक एसेट बताओ जो मंथली रिटर्न भी देता हो और अप्रिशिएटिंग रिटर्न भी देता हो। गोल्ड आपको मंथली रिटर्न दे सकता है क्या? नहीं, आपको एप्रिशिएटिंग रिटर्न देगा, है ना? लेकिन रियल एस्टेट एक और मात्र ऐसा एसेट है जो आपको मंथली रिटर्न भी देता है और एप्रिशिएटिंग रिटर्न भी देता है। ओके सर। कैसे? जैसे अभी आप मान लो कि एक घर ले लेते हो, ओके, और वो घर लेके आप किसी को भाड़े पे दे देते हो, रेंट पे दे देते हो, तो आपको मंथली रेंट मिलेगा। ठीक है। और साथ में आप उसको 5 साल के बाद में बेचते हो, तो उसमें जो एप्रिसिएशन होगा वो का आपको बेनिफिट होगा। मान लेते हैं कि अगर आपने 30-40 लाख का रुपए 30 लाख रुपए का लिया है, तो हो सकता है ना 35-40 लाख रुपए में जा सकता है। एप्रिसिएशन भी हो रहा है, मंथली आपको रिटर्न। दिया करते थे, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में हम लोग जब असेट्स की बात कर रहे थे, तो हम लोग पैसा आता है तो कभी हम लोग कार ले लेते हैं, बट बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारा असेट्स है। तो जैसे अभी आपने यहाँ पे एग्जांपल देके बताया कि घर लिया उसको 3-4 साल बाद बेच दिया, तो वो हमारा एसेट होगा क्योंकि हमें उसमें प्रॉफिट मिलेगा, बट कार या बाकी ऐसी चीजों में तो ये सारी चीजें नहीं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। कार भी एसेट हो सकता है। जैसे कब हो सकता है? जब आप उस कार को खुद ना चलाते हो, वो आपको पैसा कमा के देती हो। अगर किसी ने कार बहुत सारी ली है, उसको ओला उबर या अपनी टैक्सी सर्विस चालू की है, तो उसके लिए एसेट हो सकता है ना? बट सारे लोग तो ऐसे नहीं लेकिन करेंगे। कार के साथ कभी ऐसा नहीं होगा कि आज आपने 8 लाख की ली है तो 2 साल के बाद में वो दस 10 लाख लाख। की 12 लाख की हो जाएगी। कार अपने आप वैल्यू इंक्रीज नहीं करेगी। लेकिन अगर आप एक जमीन लेके रख लेते हो, 10 साल के बाद में देखोगे तो हो सकता है कि उसका भाव है ना 10 गुना बढ़ जाए। आज आप एक घर ले लेते हो तो ऐसा नहीं होने वाला है कि आपने मतलब 30 लाख का घर लिया है तो कल वो 15 लाख में बेचना पड़ रहा है आपको,
है ना। या फिर अगर आप कोई दुकान लेके रखते हो तो मंथली भाड़ा तो बहुत अच्छा मिलने वाला है अपने को, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने 1 करोड़ रुपए वहां दुकान में डाले हुए हैं तो आप है ना उसको 20 लाख 25 लाख में बेच रहे हो या 80 लाख में बेच रहे हो। हमेशा आप देखोगे अप्रिशिएट होता रहेगा, क्योंकि जैसा हमने पहले बात किया था ना कि गवर्नमेंट रेडी रखना प्राइस सर्कल रेट को भी बढ़ाती रहती है। ये साथ में अगर बात करूं तो यहाँ पे ह्यूज पे आउट है, मतलब आप बड़ा पैसा कमा सकते हो। कैसे? अभी आप देखो किसी दिन किसी को घर खरीदना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि भाई तुम किचन ले लो, तुम वॉशरूम ले लो, तुमको एक बेडरूम देता हूँ। जब आप बेचोगे तो पूरा घर ही बेचोगे ना। और घर अगर बात करूं, मैं पुणे मार्केट में, हम पुणे में रहते हैं, तो पुणे में 35 लाख में करीबन 1 BHK आता है। हम्म, तो आप 35 लाख का कम से कम टर्नओवर कर रहे हो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो कि भाई आपने किचन ले लिया चलो 2 लाख 5 लाख का किचन ले लो, है ना। सो हमेशा यहाँ पे क्योंकि टर्नओवर बड़ा है तो पे आउट भी बड़ा ही होता है। और आपको एक और बढ़िया बात बताता हूँ कि ब्लेसिंग्स मिलती है। मैंने कई लोगों को देखा है जब उनको पहला घर मिलता है तो वो इतनी दुआएं देते हैं। कोई अपना मान लो कि कोई अपना दुकान खोलना चाहता है, कोई लेडी है ना अपनी ब्यूटी पार्लर ओपन करना चाहती है और उसको किसी ने हेल्प करा दिया ऐसी चीज ढूंढने में, तो कितनी दुआएं मिलेंगी। मैंने देखा है किसी ने एक ऐसी फैमिली को जो बोली कि मेरे को 19 साल हो गए और आज मेरा ना 19th वर्क एनिवर्सरी था और आज हम हमारा पहला घर ले रहे हैं। तो आप सोचिए कितनी सारी दुआएं यहाँ मिल सकती हैं। सही है। और वैसे भी लोगों का सपना ही होता है कि हमारा एक अच्छा घर हो। बिल्कुल। तो जब हम लोगों को उनका सपना पूरा कराने में मदद करते हैं तो हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है। अब मैं कहता हूँ कि वर्क लाइफ बैलेंस है ना, ये भी बहुत बेहतरीन होता है। जो लोग बाकी दूसरे प्रोफेशंस में हैं वहां पे कम से कम 5 दिन काम करते हैं, सही है ना। लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आप काम करना चाहते हो तो आप यहाँ पे कब काम करोगे? जब लोगों की छुट्टी होगी, तभी तो आप उनको घर दिखा पाओगे। मतलब सैटरडे संडे। मोस्टली सैटरडे संडे, या फिर मान लो अभी जैसे 26 जनवरी आ गई, वो हो सकता है कि सैटरडे संडे नहीं हो, लेकिन क्योंकि लोगों की छुट्टी है इसलिए उस वक्त आप काम करोगे। तो बाकी दिन आप क्या करोगे? बाकी दिन आप फैमिली के साथ टाइम निकाल सकते हो, आप अपने बाकी सब चीजों को कर सकते हो, आपके हॉबीज पे काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि दिन भर, आपको कुछ तो समय 1-2 घंटे रियल एस्टेट के लिए निकालना पड़ेगा। उस दिन आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो बाकी दिन की आप बहुत सारे लोगों को विजिट करा रहे हो। होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा क्योंकि काफी कम लोग हैं जिनकी वहां पे उस दिन छुट्टी होती है। तो ये उस वक्त काम करता है जहाँ पे लोगों की छुट्टियां होती है। ठीक है जी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज समझिएगा कि यहाँ पे जो आपका कांटेक्ट है ना बहुत पावरफुल लोगों से होता है। अभी जो भी डेवलपर है, आप सोचो कि जब इतना बड़ा पैसे पे को लेके काम करता है तो थोड़ा बढ़िया उनका प्रोफाइल होगा। जो भी इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ऐसे सभी लोग हैं, और जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके पास भी अच्छा पैसा है। तो जिनके पास पैसा अच्छा होगा, हम कह सकते हैं ना कि अगर उनके पास पैसा अच्छा है तो उनके कॉन्टेक्ट्स भी अच्छे होंगे। और धीरे धीरे इस इंडस्ट्री में काम करते करते आप देखोगे कि आपके कॉन्टेक्ट्स भी बहुत बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। चलो, ये तो मुझे समझा कि क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। मैं थोड़ा सा कंपैरिजन पूछना चाहती हूँ आपसे, थोड़ा सा इंडस्ट्री कंपैरिजन की। आप थोड़ा मुझे कंपेयर करके थोड़ा और डिटेल में बताओगे कि किस तरीके से रियल एस्टेट मेरे लिए एक बढ़िया काम कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल या मुझे बिल्कुल। बहुत इंटरेस्ट आने लगा है, इतनी अच्छी अच्छी चीजें। मतलब आप जो जो बता रहे हो काफी अच्छा बता रहे हो, बट मैं थोड़ा सा कंपैरिजन जानना चाहती तो हूँ। जैसा आपने बोला इंडस्ट्री कंपैरिजन, तो चलिए मैं एक है ना एक फैमिली का हम एग्जांपल लेते हैं जिनकी इनकम मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए है। हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके 50-50 हजार रुपए कमाते हैं, 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब अगर मान लो इन्हीं को एक कार लेनी हो तो मुझे बताइए कि कार कितने की लेंगे? 8-10 8-10 लाख रुपए की। तो जो 8-10 लाख रुपए की कार लेगा तो जो बेचेगा वो कितना पैसा कमा लेगा? 20-30 हजार रुपया। 20-30 हजार रुपए। ठीक है। चलिए अगर इनको ज्वेलरी या गोल्ड लेना है तो कितने का ले लेगा? ज्यादा तो नहीं लेते, 1 लाख 1.5-2 लाख तक। 1.5-2 लाख रुपए का। तो मान लो कि 2 लाख का बेचा और 10% का भी मार्जिन है तो 20 हजार रुपए कमाए। हम्म। म्यूचुअल फंड लेना है कितने का लेगा? तो ये लेते मतलब जो सीप वगैरह चलता है तो हार्डली 1 लाख। 1 लाख रुपए तक कर लेंगे, है ना। तो 3 हजार बना लेंगे। ठीक है जी।
अब किसी को इंश्योरेंस लेना हो तो 1.5-2 लाख का इंश्योरेंस उतना ही का ही प्रीमियम पे करेंगे ना। तो मान लीजिए कि अच्छा यहाँ पे पे आउट होता है तो 25,000 कमा लिए। लेकिन रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट है जहां पे इसी 1 लाख कमाने वाली फैमिली से हमें ना 50 लाख रुपए का टर्नओवर करा सकते हैं। कैसे? वो कैसे? देखिए, क्या आप बैंक के पास जाओ और उसको बोलो कि चलो कार पे तो लोन देता है, लेकिन कार पे आपको 50 लाख का लोन देगा क्या? अगर 1 लाख की इनकम है, आप उसको बोलो मेरे को गोल्ड लेना है, तो आपने कभी सुना है गोल्ड खरीदने के लिए या ज्वेलरी खरीदने के लिए लोन देता है बैंक? गोल्ड लोन देता है कि आप गोल्ड गोल्ड लोन को देते रखो हैं। तो आपको लोन देगा उसके अगेंस्ट में। आपको पर्सनल लोन लेके फिर चीजें लेनी पड़ती है, लेकिन आपको गोल्ड खरीदने के लिए लोन नहीं देता। आप बैंक के पास जाओ, बोलो मेरे को स्टॉक्स खरीदने हैं, शेयर्स खरीदने हैं या म्यूचुअल फंड खरीदने के, आपको लोन देगा बैंक उसके लिए। आप एसबीआई पे ही चले जाओ एग्जांपल के लिए और एसबीआई को बोलो मुझे आपके ही स्टॉक्स खरीदने हैं, मुझे उसके लिए लोन दे दीजिए। पर्सनल ऐसा कोई स्टॉक नहीं लिया है नहीं मुझे देगा ना। बिल्कुल इंश्योरेंस के लिए आपको लोन मिलेगा। नहीं। ये सब पर्सनल लोन से किसी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन रियल एस्टेट में मैं जो बात कर रहा हूँ 50 लाख का लोन, तो रियल एस्टेट में सबसे सस्ता लोन जो आज की डेट में मिलता है वो एक तो होम लोन ही मिलता है। ऊपर से उसमें सब्सिडीज मिलती हैं, टैक्स सेविंग भी होती है। और एक फैमिली जो 1 लाख रुपए कमा रही है, तो उनकी जो लोन पेइंग कैपेसिटी है, जो बैंक कहता है कि 60-70% तक आप है ना ईएमआई पे कर सकते हो। तो 60-70 हजार का अगर मैं मानता हूँ कि चलो 60 हजार का भी आप ईएमआई पे कर सकते हो, तो आराम से 50 लाख रुपए का आप घर ले सकते हो। 50 नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो अगर किसी को आप 50 लाख रुपए का, क्योंकि टर्नओवर ज्यादा किया है आपने, तो यहाँ पे अर्निंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। मतलब इसी 50 लाख में जहाँ पे उसकी सेल इनकम 1 लाख रुपए थी महीने की, हम एक बार में ही है ना उससे 1 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो जैसा हमने बात किया कि एक मिडिल क्लास फैमिली से भी हम बहुत बड़ा टर्नओवर निकाल सकते हैं, जो दूसरे चीजों में मुश्किल होगा, दूसरे किसी भी सेक्टर में मुश्किल होगा। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि सेलर और बायर दोनों ही सेम है, लेकिन पे आउट रियल एस्टेट में बहुत ज्यादा बहुत है ना। ये तो बहुत अच्छे से बताया। और इसमें कुछ ऐसा है क्या कि अगर आपको रियल एस्टेट ज्वाइन करना है तो कुछ डिग्री चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए, या कुछ है मतलब टाइम कितना देना पड़ेगा, या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट करना होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल क्राइटेरिया है बिल्कुल, इसमें? मैं आपको है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता हूँ। ठीक है, जैसा आप देखो, मान लो कि आपको एक है ना बैंकिंग प्रोफेशन में जाना है या एक नौकरी करनी है ठीक ठाक, तो आपको क्या लगता है कि कितना पढ़ाई करनी पड़ेगी? 12th तो करना ही पड़ेगा, और बाद में 3 साल अगर ग्रेजुएशन। बैंकिंग में जॉब करना है तो। तो एक कोई ग्रेजुएट होगा तभी हाँ। मोस्टली चांस है कि अच्छा बैंकिंग में उसको नौकरी मिलेगी। तो ग्रेजुएशन के लिए 12 12 तक प्लस 3 साल, कम से कम 15 साल की पढ़ाई होनी चाहिए, हाँ। है ना। कितना खर्चा होना चाहिए आपके हिसाब से? अभी के हिसाब से तो लाखों में खर्चा होगा, 8-10 लाख रुपए। 8-10 लाख रुपए खर्च हो जाएंगे। अच्छा, एक बैंक वाले बंदे को या एक नॉर्मल नौकरी करने वाले लोग नॉर्मली 5 या 6 दिन हफ्ते में काम करते हैं, 8 घंटे की काम होती है, करीबन 48 आवर्स उनका वर्किंग हो जाता है। अभी 48 आवर्स वर्किंग करके उनको कितना पैसा मिलता है? डिपेंड, किसी को 20 मिलता है, किसी को 30, 40, 50। बिल्कुल, तो एक डिपेंड तो एवरेज हम बात करता है। करते हैं कि 50 हजार रुपए एक बैंकर कमाता है। ठीक है। अब यही इंडिया को कहते हैं कि इंडिया इंजीनियर ऑब्वियस कंट्री है, मतलब बहुत इंजीनियर्स है। तो इंजीनियर की बात करते हैं, अब इंजीनियरिंग करने के लिए कितना समय लगता है? 12th के बस 4 साल, इंजीनियरिंग फेल चार हो गया साल तो की 5 साल। लेकिन कम से कम 16 साल तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। इंजीनियरिंग करनी 4 साल की करनी है और 12वीं तो करनी पड़ेगी। अगर इतना करे तो खर्चा कितना आने वाला है इंजीनियरिंग के लिए? से डबल, करीबन 20 बीस साल। लाख रुपया है ना, मोटा मोटा 20-25 लाख रुपए हो सकता है। अब एक इंजीनियर का, आपको इंजीनियर का पता है कि कितना घंटा दिन में काम करता है, हफ्ते में कितना काम करते हैं? मेरे जो पति होते तो शायद पता नहीं 2-2 दिन तो घर भी नहीं आते, मतलब कुछ इंजीनियर्स की हालत तो ऐसी होती है। बाकी कहते हैं कि इंजीनियर की तो वाट लगी रहती है, ऐसे सुना है बहुत आईटी बिल्कुल। में। 8 से 10 घंटे तो ऑफिशियल टाइम है, 6 दिन काम करते हैं, है ना? तो 10-10 घंटे काम करते हैं, क्योंकि आजकल लैपटॉप जैसा यंत्र उनको दिया हुआ है जिससे कि आप घर पे भी काम करो।
तो करीबन यहाँ पे हम जब देखते हैं तो 60 घंटे का काम उनका होता है। और हाँ, सैलरी अच्छी है, आईटी में सैलरी अच्छी है, 80,000 एवरेज कमा लेते हैं। चलिए हम एक और प्रोफेशन की तरफ जाते हैं जहाँ पे लोग अच्छा पैसा कमाते हैं। आपने डॉक्टर्स को भी देखा होगा। अब आपको मान लो कि डॉक्टर बनना है तो कितना आपको समय कम से कम पढ़ाई करना पड़ेगा? 10 के बाद 5 साल। 10th या 12th? 12th के बाद। है ना? तो एमबीबीएस कम से कम 5 साल का होता है। तो आप 17 साल की पढ़ाई करोगे और खर्चा कितना हो जाएगा? 40-50 लाख रुपए। और अगर अच्छी जगह से करोगे तो करोड़ रुपए भी लग जाते हैं, है ना? और आपको क्या लगता है कि डॉक्टर फ्री घूमता है? कितना समय होता है उसके पास में? इमरजेंसी रहा तो बहुत बिजी रहता है। और वैसे भी नॉर्मली भी डॉक्टर्स को अगर आप देखोगे तो सुबह 8-10 से घंटे बिजी डेली काम रहते हैं, करते सुबह हैं। रहते शाम में भी रहते, कई बार रात भी हो जाती है डॉक्टर्स को। तो वो 10-12 घंटे दिन में काम करते हैं, मतलब मोटा मोटा एक एवरेज में बोलूँ तो 70 घंटे है ना, काम कर रहे होते हैं। और कितना इनकम कमाते हैं? अच्छी कमाते हैं अच्छे पैसा। कमाते हैं पैसे। करीबन 1.5 लाख रुपए है ना, एवरेज इनकम की बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, क्या आज आपके पास इतना समय है कि आप इसमें से मतलब अगर बैंकिंग की तैयारी करो, समय भी नहीं है, पैसे भी नहीं है इतने के खर्च कर सके, इंजीनियर बनो या और डॉक्टर इतने घंटे काम भी नहीं करना नहीं करना चाहते। चाहते? तो देखिए, रियल एस्टेट कंसल्टेंट अगर आप बनना चाहते हो, रियल एस्टेट में कंसल्टेंट बनना चाहते हो, तो ऐसा कोई आपके फॉर्मल एजुकेशन का जरूरत नहीं है। आपने जो पढ़ा है उससे भी हो जाएगा, और अगर आपको पढ़ना लिखना थोड़ा सा आता है तो भी काम हो जाएगा। ठीक है। आज इसलिए बहुत सारे लोग अपने जॉब के साथ में, कोविड के बाद लोगों को बहुत क्लियरली पता चला है कि हमारे पास कुछ ना कुछ अल्टरनेट इनकम सोर्स होना चाहिए। तो लोग रियल एस्टेट कंसल्टेंसी में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड्स को छुट्टी है। तो क्यों नहीं हम उस समय को यूज करें? इन्वेस्टमेंट, कोई खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, 10-20-30-40 लाख रुपए की जरूरत नहीं, क्योंकि आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे हो। आप क्या कर रहे हो? रियल एस्टेट को कंसल्टेंसी दे रहे हो। समय कितना लगेगा? तो वीकेंड्स में आपको समय देना पड़ेगा। तो वीकेंड्स मतलब सैटरडे संडे को 8-8 घंटे अगर आप देते हो, आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि सुबह 9 बजे किसी को विजिट कराओगे, नहीं। रात में 9 बजे, क्योंकि तब तक वो नहीं ओपन है ना। तो आपका नॉर्मली जो समय होगा 10 से 6 का टाइम होगा। तो 8 8 घंटे 2 दिन यहाँ हो गए, बाकी दिन आपने 2-2 घंटे भी निकालोगे मंडे टू फ्राइडे, तो ये 10 घंटे और हो गए, तो 26 घंटे आपको लगाने पड़ेंगे वीक में। और पोटेंशियल जो है, करीबन 3 से 5 लाख रुपए आप महीने का कमा सकते हो यहाँ पे। हाँ, जैसे देखिए अभी हमने बात की थी कि एक 50 लाख रुपए का कोई घर लेता है, और अगर 2% का भी वहां से एक है ना आपको फीस मिलती है, तो 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। अगर आप हर हफ्ते ये 26 घंटे निकालते हो, ठीक है, और 26 घंटे निकाल के हर वीकेंड में आप 4 से 5 लोगों को अगर है ना साइट विजिट कराते हो, वीकेंड्स में 4 से 5 लोगों को कराते हो, और ऐसा आप 4 वीक करोगे, तो क्या आप सोच सकते हो कि 3-4 आप लोगों को हेल्प कर सकते हो उनके सपनों का घर दिलाने में, बिल्कुल। या उनके सपनों का इन्वेस्टमेंट कराने में, है ना? और जब आप ये करोगे तो आप आराम से 3 से 5 लाख रुपए बना सकते हो। तो मुझे तो ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी लग रही है, और काफी मेरे कंसेप्ट क्लियर भी हो रहे हैं कि किस तरीके से काम कर सकती हूँ, किस तरीके से पैसा आ सकता है। क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस किए मैंने, शायद पिछले 10 साल से मैं इधर उधर सारी चीजें कर रही हूँ। शेयर मार्केट, ट्रेडिशनल बिजनेस किए, आईटी कंपनी की है, बट मेरे को कहीं पे भी ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बट आपने आज जो इतने सारे पॉइंट्स बताए और काफी कुछ क्लियर हो गया है, तो ये अगर मुझे रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना है या आपके साथ कुछ काम करना है मुझे, तो मुझे क्या कुछ सीखना पड़ेगा उसके लिए? बिल्कुल, देखिए जैसे आप जिस बैनर को देख रहे हो उसमें उसका नाम भी लर्न ही है ना। तो लर्न तो करना पड़ेगा। जिंदगी में कहते हैं कि जो सीखता है वही आगे बढ़ता है, तो सीखना पड़ेगा। अब सीखने का मतलब क्या है? लर्न का मतलब ये नहीं कि हमेशा सीखते रहना है, सीखते हुए अर्न करना हमें आना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने इसके लिए ना एक बढ़िया सा कोर्स डिजाइन किया हुआ है, जिससे कि बहुत सारे लोग जो आज रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कई सालों से या तो काम कर रहे हैं लेकिन उनको आज तक समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, या फिर जो लोग नए आए हैं और रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बिल्कुल भी नहीं बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो हमने एक ऐप के थ्रू उनको एक एक्सेस देते हैं, जहाँ पे हम 11 मॉड्यूल है हमारा, जहाँ पे रियल एस्टेट की टर्मिनोलॉजी से लेके क्लोजर तक हम बात करते हैं। ठीक है। तो ये 11 मॉड्यूल होते हैं और 15 घंटे का कंटेंट है।
तो टर्मिनोलॉजी के बाद में अभी दूसरी चीज दिक्कत क्या आती है लोगों को कि अब टर्मिनोलॉजी समझ ली, अब किस पे काम करें, मकान पे, दुकान पे या जमीन पे। तो अगर मान लीजिए कि जैसे अभी यहाँ पे कोई आगरा से है ना, तो आगरा में क्या फ्लैट उतना बढ़िया काम करेगा, या फिर कोई अभी जैसे एक छोटे से गांव से है, तो क्या वहाँ फ्लैट्स बिकेंगे? शायद नहीं बिकेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं शिमला में केला बेचने की कोशिश करूं, केला तो देखो ऐसा फल है ना कि जो 12 महीने यूज होता है, खाते हैं, लेकिन अगर मैं शिमला में केला बेचने की कोशिश करूं तो क्या उतना बिकने के चांस है? नहीं। नहीं ना। लेकिन पुणे में बिकता है, 12 महीने बिकता है ना, क्योंकि मौसम भी तो वैसा ही है ना। तो पहला ये समझना जरूरी है कि मेरे को कहाँ पे काम करना चाहिए, मकान पे करो, जमीन पे करो या दुकान पे करो। तो हमने एक मॉड्यूल बनाया जिसका नाम है वर्टिकल सिलेक्शन। अब जब आप डिसाइड कर लेते हो कि चलो यार मुझे मकान में काम करना है, तो जैसे ही आप निकलोगे तो 5-10 किलोमीटर के रेडियस पे आपको है ना 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। तो कैसे आप पता लगाओ कि किसके साथ आपको काम करना है, किसके साथ नहीं करना है, क्योंकि हम तो सुपरमैन नहीं है, हम सिंपल मैन है ना। तो अगर हम सिंपल मैन है तो हम 4-5 जगह पे काम कर सकते हैं, हम 100 जगह तो नहीं कर पाएंगे एकदम से। तो हमारे को उसको समझना जरूरी है। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन हो गया। अब जब आपने तय कर लिया कि भैया हाँ ये मेरे को इस प्रोजेक्ट्स पे, ये 4-5 प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, आपने तय किया, मान लीजिए कि अब केला बेचना है, तो उसके लिए, उसके आप फल आपने तय किया है, तो उसके लिए आपको उस हिसाब का ऑडियंस देखना पड़ेगा, है ना। तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, हर बिजनेस में मार्केटिंग की जरूरत होती है। तो हम चौथा मॉड्यूल जो है मार्केटिंग की बात करते हैं, ये सारी चीजें क्या आपके कोर्स में हमारे है? कोर्स में है। तो ये कोर्स मुझे लेना पड़ेगा। जब आप इसको सीखोगे पूरी तरीके से, तभी तो आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है ना कि आजकल वो कोर्सेस कोर्सेस लेते हैं और फिर हम पढ़ते नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके मेरे लिए, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस लिए और अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं। लेकिन मैंने आपके वो जो सारे फीडबैक वगैरह देखे हैं जिसमें आप लोगों को कुछ तो कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या चीज है? बिल्कुल, देखिए हमारा ध्येय ये नहीं है कि लोग केवल कोर्स खरीद ले, क्योंकि हम एक कोर्स बाबा नहीं बनना चाहते। ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताते हैं कि देखो, आप जब रियल एस्टेट की जर्नी आप शुरू करो, तो कोर्स तो लिया है, और ये चैलेंज आपके साथ, आप जैसा, आपके ऐसे बहुत सारे लोगों के पास में है। तो हम क्या करते हैं कि उस ऐप के थ्रू तो आप अपने हिसाब से पढ़ ही सकते हो, लेकिन हम उसके अलावा है ना जूम पे भी हफ्ते में 2-3 बार कनेक्ट करते हैं लोगों को, और उनको बोलते हैं कि आप आओ और इस सेशन को भी अटेंड करो, जहाँ पे उसी रिकॉर्डिंग को, जिसका आपके पास एक्सेस है, वो करीबन आधा पौन घंटा आपको दिखाते हैं और सवाल जवाब भी करते हैं। तो सवाल जवाब जब होता है, तो हो सकता है जब आप देख रहे हो तो आपके दिमाग में कुछ सवाल आते हो, लेकिन ऐसे 4 और लोगों के दिमाग में सवाल आते हो, शायद वो सवाल आपके दिमाग में ना आए हो। जब आप उस सेशन में रहते हो तो और आपको क्लैरिटी मिल जाता है, क्योंकि बाकी 4 लोगों ने भी तो सवाल पूछे, उससे आपको क्लैरिटी मिल जाता है। तो यह आपको बहुत इजीली है ना आपकी रियल एस्टेट कंसल्टेंसी की जर्नी को शुरू करने में हेल्प करता है। तो बहुत अच्छा है, और बहुत अच्छा है कि आप इस कोर्स को कंप्लीट भी कराते हैं, वो भी आप साथ में रह के। शायद ये बहुत कम लोग करते हैं, तो उसको तो ले सकते हैं। तो और क्या मतलब, क्या हो पाएगा फिर से बिल्कुल, देखिए हम जब जर्नी शुरू कराते हैं तो हम लोगों को हमेशा चॉइस देते हैं कि देखिए, आप जब रियल एस्टेट में आए हो तो इसमें काम करने के ना तरीके 3 हो सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर के लिए भी, कि या तो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू करे, या किसी के साथ कर ले, है ना, या फिर जहां से सीखा है, अगर मान लो किसी ने एम्स से शुरू किया है, तो वहां पे भी एज अ फैकल्टी, एज अ काम कर सकते हैं ना। तो ऐसे ही हम भी यहाँ पे काम कराते हैं, जहाँ पे हम लोगों को बोलते हैं कि आपके पास चॉइस है कि आप या तो खुद से कर लो, या तो आप किसी के साथ कर लो, लेकिन बेस्ट क्या हो सकता है कि आप हमारे साथ काम करो। तो आज ऐसा करते हुए हमारे पास 2,000 से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है, पैन इंडिया। ठीक है। जो हमारे थ्रू। पैन इंडिया, इंडिया के आप अलग अलग जगहों से लोगों से कनेक्टेड हो, तो मैं समझना चाहती हूँ कि अगर मैं पुणे में हूँ और अगर मैं बैंगलोर में घर किसी को दिलवाना है या मुझे खरीदना है, तो वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मतलब बिल्कुल किस बिल्कुल। तरीके का सिस्टम है आपका? आपने क्रिकेट देखा है, खेला है कभी? हाँ। अब मान लो कि क्रिकेट में किसी को चोट लग जाती है, तो वो बॉलिंग तो नहीं कर सकता, लेकिन क्या वो बैटिंग करके किसी को रनर लगा के रन बना सकता है? हाँ। उसी तरीके से हमने सोचा कि एक बंदा
जो बैंगलोर में बैठा हुआ है वो पुणे आके लोगों को घर तो नहीं दिखा सकता, लेकिन पूरे के बारे में जानकारी लेके लोगों को बता तो सकता है। और अगर वो बता सकता है तो कोई उसको यहाँ पे सपोर्ट कर सकता है कि उसके लिए लोगों को घर दिलाएगा। अब इस केस में पैसा दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो यही पावर है नेटवर्क की, जो हमने जो पहले बात आपने की। तो अच्छा बिल्कुल। से। तो इस तरीके का हमने नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे लोग है ना एक नेटवर्क में कनेक्ट होके, ना केवल अपनी सिटी में, जैसे बहुत सारे लोग हैं आज टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में काम करें, वहां पे रियल एस्टेट इतना या तो ऑर्गेनाइज नहीं है या फिर इतना बेटर तरीके से इतना डिमांड नहीं है ना। लेकिन आज डिमांड्स की हम बात करें तो पुणे हो गया, थाने हो गया, हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, बेंगलोर हो गया, या फिर कुछ और टीयर 2 सिटीज, नागपुर हो गए, इंदौर हो गए, या फिर हम चंडीगढ़ की तरफ जाए, ट्राई सिटी की तरफ जाए, है ना। तो बहुत ज्यादा वहां पे हो रहा है। तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया जहाँ पे लोग है ना आए, और इन जगह पे भी है ना अपनी जगह से बैठ के काम कर सकते हैं। तो लिटरली जो हम बात करते हैं कि वर्क फ्रॉम होम मॉडल है, वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो पाता है। अच्छा, और एक लास्ट और छोटा सा क्वेश्चन। सारी चीजें तो समझ में आ गई और काफी अच्छा भी लग रहा है कि यस मैं कर सकती हूँ, क्योंकि हम कुछ भी करने जाते हैं कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक करते हैं। तो कि यहाँ पे भी ऐसा है कि आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए? देखिए इस क्षेत्र में इंग्लिश आना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हिंदी या फिर लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना तो ये बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह समझी जाती है, बोली जाती है। लेकिन अभी मान लीजिए कि कोई तमिलनाडु में काम करना चाहता है तो उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता होगी तो लोकल लोगों से ज्यादा बेहतरीन तरीके से बात कर पाएगा। कोई महाराष्ट्र में और किसी को अगर मराठी आती तो ये एक एडेड एडवांटेज है। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा नहीं कि लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है, लोग हिंदी नहीं बोल पाते। तो यहाँ पे भाषा कोई वो नहीं है कि आपको इंग्लिश आता होगा तभी आप इस पे काम कर सकते हो, क्योंकि ये एक जन सामान्य की भाषा में लोगों से बात करना और उनको मदद करना कि उनके हम चीजों को हेल्प कराएं। तो होता क्या है, एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट है ना लोगों को हेल्प करता है उनका पैसा, समय और उनकी एनर्जी बचाने में। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा जो 6 महीने 1-1 साल से ना घर ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता, वो हर वीकेंड सैटरडे संडे निकलते हैं, घूमते हैं। तो एक सही कंसल्टेंट का काम क्या है, जैसे एक डॉक्टर का काम क्या है। मैं भी ये बहुत हाँ जी। घर देखने तो में। डॉक्टर का काम क्या है ना कि डॉक्टर सही सलाह देता है, आपको देख के पता करता है आपको कहाँ पे दिक्कत है, क्या है, और उसके हिसाब से सही सलाह देता है और आप जल्दी रिकवर हो जाते हो। तो एक कंसल्टेंट का काम यहाँ पे केवल यही है कि आपकी पहले तो रिक्वायरमेंट को समझना, और उसके हिसाब से वो आपको कुछ प्रोजेक्ट दिखाएगा। ऐसा नहीं कि आपको है ना हर हफ्ते कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाते ही जा रहा है, दिखाते ही जा रहे हैं। तो आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिखाएगा, 3-5 प्रोजेक्ट्स दिखाएगा जो आपके रिक्वायरमेंट में मैच होते हो। तो इससे आप समय बचाते हैं, आपके एनर्जी बचाते हो। आप वो जो हर बार घूमने में समय निकालते थे कभी, वो अपनी फैमिली को दे सकते हो और कुछ वैल्यूएबल काम कर सकते हो। तो साथ में पैसा भी बचता है ना, क्योंकि आप हर बार घूम रहे हो। तो कैसे पैसा बचता है इसका एक और एग्जांपल मैं अगर आपको देना चाहूँ, तो एक तो आपका घूमने से, और वो जो पैसा जा रहा है हर बार आप बाहर खाते ही होगे क्योंकि बाहर निकले हो। लेकिन आप कितना लोगे, शायद एक घर लोगे। कई बार लोगों के मन में एक मिथ होता है ना कि मैं डायरेक्ट डेवलपर के पास में जाऊंगा तो पैसा बहुत बचाऊंगा। लेकिन आप एक घर लोगे, 2 लोगे, शायद 3 ले लोगे। लेकिन मुझे बताओ कि अगर आप मैकडोनल्ड से या कहीं से आप डिस्काउंट लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो ऐप आती है जोमेटो स्विगी जो डिस्काउंट देते हैं, शायद उससे लूंगी मैं। तो क्यों उसको डिस्काउंट देता है जोमेटो स्विगी को। क्योंकि उनका वहां से कुछ तो मिलता है उनको ना। क्योंकि दिन में 100, 200, 500, 1000 चीजें उनके यहाँ से निकलती होगी ना। क्योंकि वो बल्क में लेते हैं। अभी आप भी अगर जाओगे और बोलोगे मेरे को बल्क में 1000 लेना है, तो शायद आपको भी मिलेगा। लेकिन आप 1000 लेके किसको बांटोगे। तो फिर इसीलिए हम लोग एज अ कंसल्टेंट, हम क्योंकि वहां पे मल्टीपल लोगों के वो कराते हैं, तो हमारे पास एक है ना बार्गेन पावर होता है जो हम कस्टमर को पास ऑन कर सकते हैं, और इससे कस्टमर का पैसा भी बचा सकते हैं। सो आपको समझा कि अभी ये रियल एस्टेट कंसल्टेंसी किस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है। जी हाँ, बहुत बहुत अच्छे से समझा। थैंक यू। काफी सारे मेरे जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए। और अच्छी चीज ये लगी कि
बहुत ज्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो जो मेन चीजें हैं वो काफी चीजें क्लियर हो गई, और शायद बीइंग अ हाउस वाइफ मुझे लगता है कि ये मैं आराम से कर सकती हूँ। सो थैंक यू, आपका बहुत बहुत थैंक यू। So thank you. So thank you all for listening us patiently. पेशेंस से आपने सुना हमें. So थोड़ा सा हमारा प्रोफाइल. प्रोफाइल आप लोगों के सामने, मास्टर्स किया हुआ है कंप्यूटर में, सेकंड टॉपर रही हूँ नागपुर यूनिवर्सिटी से। और जैसे मैंने मेरे एक्ट में भी बताया कि काफी सारी चीजें की है, काफी सारे बिजनेसेस किए, बट हाँ अभी रियल एस्टेट में भी स्टार्ट किया और काफी मजा आ रहा है। बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं। सो इसलिए हम लोग आज ये टॉपिक आप लोगों के सामने लेके आए थे। बिल्कुल, थैंक यू. और मेरा करीबन 20 साल का एक्सपीरियंस है. आपने वीडियो में सुना था 19 साल आईटी प्लस पिछले 1 सवा साल से मैं रियल एस्टेट में हूँ. काफी सारे बिजनेसेस को देखता हूँ, इवेलुएट करते हैं, काम करता हूँ उस पर. ठीक है. लर्न एकेडमी जिस प्लेटफॉर्म पे आप हमें देख रहे हैं उसको हमने शुरू किया. ट्रिनिटी 9 सर्विसेज जो हमारा रियल एस्टेट आर्म है उसका भी को फाउंडर है. और मेरा गोल है कि मुझे ना 1 लाख लोगों को मिलियनर बनाना है, मतलब करोड़पति बनाना है. ठीक है. और एक लास्ट सेइंग से हम इस सेशन को क्लोज करेंगे. 90% ऑफ ऑल दुनिया के 90% लोग है ना, 90% ऑफ ऑल मिलियनर बिकम सो थ्रू ओनिंग रियल एस्टेट. और ये मैंने नहीं कहा, एंड्रयू कार्नेगी जी ने बोला हुआ है. सो थैंक यू ऑल. और इसको प्रूफ भी करने की जर्नी स्टार्ट की है, और हम में से शायद बहुत सारे लोगों ने देखा है कि कुमार जी ने एग्जाम्पल सेट किया, हम सभी लोगों के सामने उन्होंने रियल एस्टेट की जर्नी को स्टार्ट किया है, और देख भी रहे हैं कि वो किस तरीके से लोगों को हेल्प कर रहे हैं पैसा बनाने में। और कुछ 1-2 लोग शायद हमारे साथ यहाँ सेशन में भी जुड़े हुए हैं जो रिलेट कर पा रहेंगे कि यस वाकई में सारी चीजें काम करती है। सो थैंक यू थैंक यू एंड एंड थैंक यू एंड बैक टू होस्ट स्टोरी जी. जोरदार तालियां आ सकती है.